हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी इन 2021 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। सबसे पहले हम जानेंगे बैकग्राउंड ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि हम जानते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और 2019 में उन्होंने अपना सेकेंड टर्म जीता था। मोदी जी की डिप्लोमेसी के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपना टेन्योर शुरू किया था और चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को विजिट भी किया था, जिसके कारण उन्होंने गुजरात में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स लाए थे, जिसके कारण आज हम लोग देख सकते हैं कि गुजरात मॉडल के बारे में कहा जाता है कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लाया जाएगा। ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या था, कैसे आया और इससे हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी पर क्या इम्प्लीकेशंस हुए और उसे आज हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ये कैसे हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो जब उन्होंने अपने विजिट्स अदर कंट्रीज में शुरू किए तो उन्होंने एक पर्सनल डिप्लोमेसी का एक स्टाइल को डेवलप किया। अदर कंट्रीज के लीडर्स से एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप करते थे और उसके कारण क्या होता था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने के कारण लोगों का ट्रस्ट बनता था और ये आज मोदी का हॉलमार्क बन चुका है, मोदी स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी जिसे कहा जा सकता है। और जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे भारत के, तब उन्होंने मोदी जी को पार्टी वर्क के लिए बहुत बार बाहर भेजा था, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भेजा था, जिसके कारण उनके जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं वो और भी निखर कर बाहर आए। उन्होंने अपने फॉरेन विजिट्स के दौरान बहुत सारे चीज़ों को सीखा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा, जैसे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रिवर्स। उन्होंने उन टेक्निक्स को इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई किया और उनके इस स्टाइल को आप क्लियरली देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट डिप्लोमेसी में, जिसमें उन्होंने डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ एंगेज करना सीखा, मिलना जुलना सीखा, बात करना सीखा। और आज हम देखेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी के फैंस बहुत सारे वाइड स्पेक्ट्रम से आते हैं, जैसे कि गरीब से लेकर गरीब लोग तक और अमीर लोग भी। तो ये उनका एक पर्सनल करिश्मा है, उनका लोगों के साथ एंगेज करने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है और लोगों पर अपना विश्वास बनाने का जो तरीका है, इसके कारण ही आज उनके इतने सारे फैंस हैं। और 1970 और 80 के दौरान उन्होंने आरएसएस के पिलर पर भी बहुत काम किया, जिसका नाम था संवाद। उसके अंतर्गत भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारे लोगों से मिले, वो जमीन से जुड़े हुए एक नेता के रूप में उभर कर आए। हम ये भी देख सकते हैं कि जब भी वो फॉरेन विजिट्स करते हैं तो न ही सिर्फ हेड ऑफ स्टेट्स से मिलते हैं, बल्कि वहाँ के कॉमन लोगों से भी मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के जो सीईओज हैं उनसे मिलते हैं, मॉम्स, स्टूडेंट्स और फैक्ट्री के वर्कर्स से भी मिलते हैं। इससे क्या होता है कि जब वो इस तरह से जाते हैं तो एक लीडर टू पीपल इंटरेक्शन बनता है। उनका इंटरेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होता है, बट लीडर टू पीपल इंटरेक्शन होता है और इसे हम रिटेल डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। और इस रिटेल डिप्लोमेसी से फायदा क्या होता है, इस रिटेल डिप्लोमेसी के कारण सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट डिप्लोमेट्स से ही अच्छा रिलेशन नहीं बनता है, बल्कि कॉमन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशंस बन जाता है एक लीडर। और एक कॉमन मैन के मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये एक ऐसा लीडर है जिसके साथ हम फ्रैंक होकर बात कर सकते हैं, ये लीडर ऐसा है जिसके साथ हम अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। वो अपने फॉरेन विजिट्स पे वर्ल्ड लीडर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इसके कारण भारत को एक बहुत ही अच्छा बार्गेनिंग पावर मिलता है और इससे वो भारत के हितों को हाईएस्ट लेवल पर रख सकते हैं। वो भारत के कल्चर और वैल्यूज को भी ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करते हैं, जिसे कि उन्होंने आरएसएस से पाया था। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करते हैं तो वो वहाँ के मंदिरों में भी जरूर विजिट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लीडर होने की हैसियत से ये जाकर वहाँ के वोमेन एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं सऊदी अरेबिया के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से कॉमन लोगों के साथ मिल रहे हैं,
यहाँ एक वर्ल्ड लीडर्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह से इन्होंने डेवलप किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। एक अच्छा लीडर हमेशा ऐसा करता है कि वो अपना अप्रोचेबिलिटी बना कर रखता है। एक वर्ल्ड लीडर, एक अच्छा लीडर वो होता है जिसके पास आदमी अपना शिकायत लेकर जाए और कॉमन मैन का शिकायत सुना जाए, और इन्होंने अपनी छवि वैसी बना कर रखी हुई है। अब हमारा टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड, और वो किस तरह से इंडियन डायस्पोरा को इंडिया और बाकी विश्व के बीच में एक ब्रिज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड के थ्रू इंडिया के इकोनॉमिक पावर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। और जब भी वो कोई फॉरेन विजिट करते हैं तो इंडिया के डायस्पोरा से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी कंसर्न्स होता है, तो उसे एड्रेस करने की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है उनके फॉरेन पॉलिसी की ऑक्सीजन की तरह है, जो हमेशा उनको हेल्प करते रहता है, लोकली बट ऑल्सो ग्लोबल। इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के जो दो प्रमुख कारण हैं वो हैं, पहला, इंडियन डायस्पोरा जो कि फॉरेन कंट्रीज में रह रही हैं, उन्हें ये बताना कि उनके मातृभूमि से एक मैसेंजर आया हुआ है जो उनका ध्यान रखता है, उनकी बातों को सुनता है और उन्हें उनके मातृभूमि के प्रॉब्लम्स को भी के बारे में भी बताता है, जो उनकी मातृभूमि 21st सेंचुरी में फेस कर रही है। और अपने अधिकतर एड्रेसेस में वो इंडिया के प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं, जो प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रही है 21st सेंचुरी में, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये सारी बातों को भी इंडियन डायस्पोरा के सामने रखते हैं। और इन सब चीज़ों से वो इंडियन डायस्पोरा को ये बताना चाहते हैं। इसके कारण इंडियन डायस्पोरा को ये भी पता चलता है कि वो भारत के विकास में मदद कर सकते हैं और भारत को एक ग्लोबल पावर बनने में भी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन डायस्पोरा किस किस कंट्रीज में बसी हुई है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 3.5 मिलियन इंडियंस वहां पर रहते हैं, जो कि 22.4% है ऑफ द टोटल इंडियन डायस्पोरा। यूनाइटेड स्टेट्स में 2 मिलियन लोग रहते हैं, 2 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि है 12.8% ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। सऊदी अरेबिया में 1.9 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि है 12.1%। कुवैत में 1 मिलियन लोग रहते हैं, ओमान में 0.7 मिलियन, यूके में 0.7 मिलियन और कतर में 0.6 मिलियन। टोटल 15.6 मिलियन लोग भारत के बाहर विदेशों में रहते हैं। ये सिर्फ इन सारे कंट्रीज का डेटा है, ये 7 कंट्रीज के डेटा है। और भी अदर कंट्रीज में भारतीय रहते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर नहीं किया है। ये टॉप रैंकिंग कंट्रीज हैं, इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा मैसेज क्या है, जब वो फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले भारतीय लोगों को एड्रेस करते हैं तो उसके थ्रू वो इनडायरेक्टली वहाँ के गवर्नमेंट को भी बोलते हैं कि अगर आप हमारे भारतीय भाइयों का, भारतीय बहनों का ख्याल रखते हैं तो हमारे भारतीय भाई बहन आपका ख्याल रखेंगे इलेक्शन के समय। और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि किस तरह से डायस्पोरा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कंट्री के डिप्लोमेटिक पावर को बढ़ाने में। लेकिन इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि डायस्पोरा को भारत की तरफ वापस से अट्रैक्ट करना। भारत जो कि एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर संसाधनों की कमी होने के कारण वो फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छे संसाधन मिलते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। और ये बात प्रधानमंत्री जी को अच्छे से पता है कि भारत के लोग जो बाहर जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया के डेवलपमेंट में, और इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो बहुत सारे कंट्रीज के सीईओज को एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लाने में मदद मिलती है। देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एज अ की टू ग्रेट पावर स्टेटस। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एक बहुत बड़े पावर स्टेटस की कुंजी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जितने भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होते हैं
उनका मेन एम यही होता है कि भारत को एक अग्रणी कमर्शियल पावर बनाया जा सके, और उनका मेन एम यही होता है मेड इन इंडिया, कि इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। और ये कैसे बढ़ेगा? थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब भी वो किसी कंट्री को विजिट करते हैं, वहाँ के सीईओज को विजिट करते हैं, तो उनकी कोशिश यही रहती है कि वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट ला सके भारत में। और आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज भारत में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज अमेठी में भी ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव राइफल्स की एक फैक्ट्री लगाई गई है, जो कि एक रशियन मेड वेपन है, और ये बहुत ही कारगर साबित हुई है बहुत सारे लड़ाइयों में। AK-103 राइफल्स जो कि बनने वाले हैं अमेठी में, और इसी तरह से बहुत सारे अदर फैक्ट्रीज भी भारत में इस्टेब्लिश होते हैं। हाल ही में हम देख सकते हैं कि टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने भी कहा था कि वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाने वाले हैं। सैमसंग जो कि एक लीडिंग मोबाइल कंपनी है, उसकी भी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में एफडीआई आ रही है, और एफडीआई के एब्जॉर्प्शन को उसको एब्जॉर्प्शन को आसान बनाने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया, स्किल इंडिया इनिशिएटिव लाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को स्टार्ट किया, ताकि यहाँ पर बिजनेस करना आसान हो जाए लोगों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब होता है मार्केटिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, डाउनसाइजिंग और मॉडर्नाइजेशन, जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में भारत पार्टिसिपेट कर सके। अभी हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, लेकिन धीरे धीरे हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ सके। बहुत सारे देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट भी है, जहाँ हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा तो अपना ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है। हमारा अगला पॉइंट है प्रोजेक्टिंग इंडिया सॉफ्ट पावर स्ट्रांगली। तो इंडिया के सॉफ्ट पावर को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा? तो सबसे पहले कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करवाया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जिसका शॉर्ट फॉर्म UNGA है। बहुत सारे जगहों पर UNGA भी लिखा हुआ रहता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, UNGA। और अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सार्क को भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज किया जा सकता है तो नोवल कोरोना वायरस को एड्रेस करने के लिए, टैकल करने के लिए। और भारत ने कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए एक इंडिया मॉडल को भी इस्टेब्लिश किया, और सबको बचाने वाला एक मसीहा के रूप में उभर कर आया। जब कोरोना वायरस अपने पीक पर था, तो भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट किया बहुत सारे कंट्रीज को, जो कि हैं USA, ब्राज़ील, मालदीव्स। ऐसे इन सारे कंट्रीज को भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोवाइड किया था, जो कि शुरू में बहुत ही कारगर साबित हुआ था कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में। और इंडिया मॉडल चाइना मॉडल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया कभी किसी से छीनने की कोशिश नहीं करता है, इंडिया कोई ऐसा हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखता है। चाइना क्या करता है? चाइना तो प्रोवाइड करता है रिलीफ, लेकिन उसके बदले में उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं कि उन कंट्री से बहुत कुछ छीन लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस कंट्री में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पर अगर वो कंट्री चाइना का पैसा नहीं चुका पाता है, तो उस कंट्री के किसी पोर्ट को चाइना हथिया लेता है या लीज पर ले लेता है। और इस तरह से चाइना उन सारे कंट्रीज को धमकाते रहता है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म करता है, जो कि भारत नहीं करता है। इसके कारण अदर कंट्रीज का भारत पे ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है। हाल ही में हम देखेंगे कि ब्राजील को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा रही है, अबाउट 2 मिलियन डोजेस ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन। और हाल ही में उनकी एक प्लेन लैंड करने वाली है, और भारत एक वैक्सीन सुपर पावर बन के उभरने वाला है। और भारत V5 लिस्ट ऑफ कंट्रीज में भी आ चुका है। V5 मतलब वो 5 कंट्रीज जिन्होंने स्वदेश निर्मित वैक्सीन बनाया है। ये पूरे अपने बलबूते पर वैक्सीन बनाया है कोरोना वायरस का रिसर्च करके। और इसमें हम देखेंगे कि इंडिया का जो वैक्सीन है बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। इंडिया के वैक्सीन के साथ ऐसा भी नहीं है कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर में रखना है। जैसे कि फाइजर का ये जो वैक्सीन है, इसे -70 डिग्री टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। तो -70 डिग्री सेल्सियस सब जगह पर मेंटेन करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है। अफ्रीका के कुछ
कंट्रीज में तो एकदम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इक्वेटोरियल रीजन है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। -70 डिग्री सेल्सियस सब जगह मेंटेन करना आसान बात नहीं है। वहीं पर जो भारत की वैक्सीन्स हैं, उन्हें ऐसी कोई हार्श टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, -70 डिग्री या इस तरह का टेम्परेचर का। वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी रह सकती हैं, मतलब कि उनका टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है, नॉट द रूम टेम्परेचर, बट समझ लीजिए कि 0 डिग्री या 10 डिग्री टेम्परेचर पर भी अगर रखना पड़े तो रखा जा सकता है। फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके उन्हें रखा जा सकता है। उन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी है। ट्रांसपोर्टेशन के समय भी बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत कम टेम्परेचर, -70 डिग्री टेम्परेचर तो हमेशा सब जगह मेंटेन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। और भारत ब्राज़ील को जो वैक्सीन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला है, वो उसका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन को भारत एक्सपोर्ट करेगा ब्राज़ील को। और यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस का कटिंग देख सकते हैं, स्पेशल फ्लाइट फ्रॉम ब्राज़ील फॉर 2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस। अब देखते हैं, नेबरहुड इज द की टू ग्लोबल एस्पायरेशंस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया का कोशिश यही है कि अपने नेबरिंग कंट्री से इकोनॉमिक ट्रेड को बढ़ाया जाए। और अगर नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाता है तो इससे क्या होगा कि नहीं सिर्फ खुद को फायदा होगा बल्कि पूरे रीजन को फायदा होगा। मान लीजिए कि अगर ये सारे कंट्रीज में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, इनके साथ अगर इंडिया का डीप ट्रेड होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो इसे जो ट्रेड से फायदा होगा, वो डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकेगा। और ना सिर्फ इंडिया का ही डेवलपमेंट होगा, बल्कि इन सारे कंट्रीज का भी डेवलपमेंट होगा इस प्रोसेस में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत बार ऐसा भी कहा है कि इंडिया सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर नहीं बनना चाहता, बल्कि भारत एक लीडिंग पावर बनना चाहता है। और इसके लिए भारत एक 3 स्टेप फॉरेन पॉलिसी को अपनाएगा। इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑब्जर्व करना और उसके प्रति रिएक्ट करना, ये होगा नंबर 1। नंबर 2 है, अगर ज़रूरत पड़े तो इंटरनेशनल इवेंट्स में हस्तक्षेप भी किया जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नेपाल में अभी जो सरकार है वो बहुत ही एंटी इंडिया है, इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे कदम उठाती है। और वहाँ पर लोग वहाँ पर रिवोल्ट कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे वहाँ की सरकार के खिलाफ। तो उसमें भी भारत हस्तक्षेप कर सकता था और कर भी रहा था। वहाँ पर उस तरह से सरकार के अगेंस्ट भारत वहाँ के लोगों की मदद कर सकता था। और भारत ने भी अपना ट्रेड बंद कर दिया था ताकि उससे वहाँ की सरकार पर दबाव पड़ सके। और मोदी जी के 3 कोर पॉइंट्स, जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिप्लोमेसी के, वो हैं पर्सनल एनर्जी विद प्रैग्मेटिज्म। इसका मतलब होता है कि अपने पर्सनल लेवल पे अपने शांत चित्त से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए काम लिया जाए, मैच्योरिटी के साथ काम किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिप्लोमेसी पर फोकस किया जाए और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फेथ डिप्लोमेसी। तो मोदी जी ने फॉर द फर्स्ट टाइम फेथ और डिप्लोमेसी, जो कि बोलते हैं धर्म और डिप्लोमेसी के बीच में जो ब्रिज है, उसको लिंक करने की कोशिश की है। जैसा कि हम जानते हैं, एशिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और इंडिया के एशियन पॉलिसी में बुद्धिज्म को एक नया फोकस दिया गया है। मोदी जी ने रिलीजियन को एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज करने की कोशिश की है और इसके थ्रू वो एक ग्लोबल हार्मनी को प्रमोट करना चाहते हैं। और ग्लोबली भी हम देख सकते हैं कि रिलीजियन को एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज किया जाता है। जैसे कि यूएस में भी एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रिलीजियस एंड ग्लोबल अफेयर्स, जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करती है रिलीजियस इश्यूज में। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो रिलीजियस मिशंस चलाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इस्लाम को प्रमोट करते हैं और इस तरह से अपने रिलीजन को डिप्लोमेटिक फायदे के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा भारत भी कर सकता है। और भारत के पास तो एक बहुत ही पुराना रिलीजन है बुद्धिज्म, जो कि शांति का प्रतीक है, शांति को प्रमोट करता है और हमेशा मध्यम मार्ग को फॉलो करने के बारे में सिखाता है। स्ट्रेटजी ऑफ ओमनी अलाइनमेंट 2019 का जो संग्रीला डायलॉग था, वो ऐसा पहला समय था जब किसी भारत के प्रधानमंत्री ने फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क को रखा था। और
ये बहुत सालों तक एक डोमिनेंट डॉक्ट्रिन रहने वाला है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा होड़ मची हुई है, बहुत जियोपॉलिटिकल आइडियाज़ के, पॉलिटिकल मॉडल्स के, और इस समय में भारत के जो प्रमुख दोस्त हैं, जो प्रमुख पार्टनर्स हैं, वो यूएसए और रशियन फेडरेशन है। और इसी समय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि भारत आज इतना बड़ा शक्ति बन चुका है कि वो किसी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा, वो किसी मिलिट्री पावर के खेमे में नहीं जाएगा, बल्कि वो एशिया में और पूरे विश्व में अपना एक अलग आइडिया पर चलेगा और किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक को इंडिया चाइना सेंट्रिक होकर नहीं देखता है, बल्कि भारत ऐसा चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन ऐसा हो जहाँ पे मल्टी प्लूरलिज्म हो और जो यहाँ के सारे कंट्रीज हैं उनका को एग्जिस्टेंस रहे, किसी एक कंट्री का दबदबा नहीं हो। भारत ने यह भी कहा कि भारत अपने जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है उसका फायदा उठाना चाहता है पैसिफिक और यूरेशियन रीजन में, और भारत एक लीडर का रोल प्ले करना चाह रहा है थ्रू ओमनी अलाइनमेंट। और इसके लिए अगर भारत एक सच में लीडर बन के उभरना चाहता है तो उसके लिए भारत को क्या करना होगा, भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए एडवोकेसी करना होगा, भारत को इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री अदर कंट्रीज के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, और ये इसमें हो सकता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में नहीं बनती हो, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं। जैसे ये एक नैन का, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समय से ही ऐसा चलते आ रहा है कि हमारा पार्टनरशिप यूएसए से भी था और रशिया से भी था, और यूएसए और रशिया का आपस में नहीं बनता था, फिर भी हमारा पार्टनरशिप दोनों ही कंट्री से अच्छे थे। इंडिया ऐसा राइजिंग पावर और मिडिल पावर, तो यहाँ पर इंडिया अपने आप को एक मिडिल पावर के रूप में देखता है। इंडिया बताना चाहता है कि हम भी अब आगे आ चुके हैं, हम भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम पिछड़ी हुई कंट्री नहीं रहे हैं। अब जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भारत को बोला जाता था, अब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं हैं, अब हम डेवलप्ड कंट्रीज के श्रेणी में आने वाले हैं और हम वर्ल्ड के बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ भी हम ग्लोबल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विश्व के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहाँ पर बात चाइना की हो रही है, यहाँ पर चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट सारे कंट्रीज मिलकर भारत में करते हैं तो भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता है। और यहाँ पर तो सारे कंट्रीज जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी किसी कंट्री पर दबाव नहीं डालता है और न ही उन्हें किसी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में खींचता है जिसके कारण वो उसके ऊपर इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म कर सके। और ये भारत कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर करना चाहता है जो कि उसके तरह ख्यालात रखते हैं, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, जापान एक्सेट्रा। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि भारत ऐसा ऐसा लीडिंग पावर करके दिखाएगा बाई फोकसिंग ऑन सर्टेन टेनेट्स। भारत के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर वो फोकस करके एक लीडिंग पावर बनकर दिखाएगा। भारत जो अपने मूल्यों पर ये काम करने वाला है वो है नंबर 1, फोकस ऑन प्लूरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में प्लूरलिज्म पर फोकस करना है, सोची समझी रणनीति के तहत कोऑपरेशन करके काम करना है, अदर कंट्रीज के साथ मिलजुल कर काम करना है, पर झगड़ा किसी से नहीं करना है। फोकस ऑन एकोमोडेशन, अदर कंट्रीज को भी एकोमोडेट करना है रीजन में, कहीं मोनोपोली क्रिएट नहीं करना है। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी जिसमें कि ट्रांसनेशनलिज्म पर ही फोकस नहीं होगा बल्कि वैल्यूज पर भी फोकस होगा। एक ऐसा विश्व बनेगा जहां पर इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म को एग्जिस्ट कर सके। भारत ने ऐसा निर्णय लिया है कि विश्व को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनना चाहिए, पूरे विश्व में किसी एक ही कंट्री का दबदबा नहीं होना चाहिए। और इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो कि स्वीट स्पॉट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे स्ट्रेटजिक स्पॉट्स हैं, जैसे कि यहाँ देखिए चाबहार पोर्ट ईरान का, यूएई का ऑयल स्टोरेज के लिए यहाँ बनाया हुआ है पोर्ट, ओमान नेवी कैन यूज डुगोंग पोर्ट। तो इस तरह से अगर इस रीजन में बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे नेवीज
या फिर बहुत सारे कंट्रीज कोऑपरेट करके काम करें, तो सारे कंट्रीज के लिए फायदेमंद होगा, सारे लोग इस रीजन को एक्सेस कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि चाइना क्या करता है, कभी जाके वियतनाम के फिशरमैन को मार देता है, कभी जाके छोटे मोटे कंट्रीज को डराते धमकाते रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक कंट्री का दबदबा नहीं होना चाहिए। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि भारत अगर एक लीडिंग पावर बनना चाहता है तो अनसेटल्ड बॉर्डर्स के साथ वो लीडिंग पावर नहीं बन सकता है, और उसके लिए वो क्या करेगा, अपने बॉर्डर के सारे मसलों को सुलझाएगा, और उन मसलों को सुलझाने के बाद जितने भी अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स हैं, जितने भी अनएक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका फायदा उठाएगा। और इसके तहत भारत पहला नंबर की एक ग्लोबल स्टेबलाइजिंग फैक्टर बनना चाहता है, एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनना चाहता है, ना कि ग्लोबल डिस्रप्टर चाइना की तरह। भारत एक स्वार्थी और उपनिवेशवादी देश नहीं बनना चाहता है, बल्कि एक ऐसा देश है जो कि लॉज को मानता है और अदर कंट्रीज के लॉज को भी रेस्पेक्ट करता है। भारत एक ऐसा देश है जो कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, डेवलपमेंट प्रोवाइडर है, कनेक्टिविटी प्रोवाइडर है, और टेररिज्म को डील करने में एक पूरी तरह से काबिल है और फर्म है। टेररिज्म के साथ भारत कोई समझौता नहीं कर सकता है। भारत के पास वैल्यूज हैं, और भारत एक ऐसा देश है जो कि पूरे ग्लोब के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि ग्लोबल साउथ का आवाज बनकर उभरेगा। ग्लोबल साउथ का मतलब होगा डेवलपिंग कंट्रीज या फिर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो कि अभी डेवलप कर रहे हैं, उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कमजोर है, उन्हें दबाया जा सकता है, और भारत एक ब्रांड इंडिया बन के उभर सकता है इस तरह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं अपने लेक्चर्स के सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अपने टेलीग्राम चैनल्स में भी डालता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं for free study materials. So that's all for today. Thank you for watching Study Buddy.